हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। आज हम बात करेंगे माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक के बारे में। ये किताब हमें ये सिखाती है कि असल में हमारा समय नहीं बल्कि हमारा मन सबसे कीमती संसाधन है। अक्सर हम समय को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, टाइम वर्सेस माइंड मैनेजमेंट। ऑथर कहते हैं कि हम सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम ज्यादा टाइम नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करें तो हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में हम टाइम स्लॉट्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइंड मैनेजमेंट में हम अपने फोकस और एनर्जी को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वही काम करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू डू मोर इन लेस टाइम। कॉग्निटिव स्टेट को समझना। कॉग्निटिव स्टेट का मतलब है हमारे माइंड की वो हालत जिसमें हम काम करते हैं। ये हालत दिन के अलग अलग समय पर अलग होती है। जैसे सुबह के टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है और हम ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड होते हैं। वहीं रात के टाइम पर हम थके हुए होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने इम्पोर्टेंट काम उस टाइम पर करने चाहिए जब हमारा कॉग्निटिव स्टेट बेस्ट होता है। टास्क बैचिंग और मल्टीटास्किंग के रिस्क्स। मल्टीटास्किंग से हम अपने माइंड को ओवरलोड करते हैं, जिससे हमारा फोकस टूट जाता है और हमें ज्यादा टाइम लगता है एक टास्क कंप्लीट करने में। टास्क बैचिंग यानी एक ही तरह के काम को एक ही टाइम पर करना भी हमारी प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, अगर हमारा कॉग्निटिव स्टेट उस टाइम उस काम के लिए सही नहीं है। माइंड मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रैटेजी है टाइम बॉक्सिंग। इसमें हम काम को फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये इंटरवल्स हमारे कॉग्निटिव स्टेट के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमाइज करना। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि हमें अपने काम के बीच डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि हम अपने बेस्ट कॉग्निटिव स्टेट में काम कर सकें। एनर्जी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। एनर्जी मैनेजमेंट भी माइंड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमें अपनी एनर्जी लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि हम दिन के किस समय पर सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और उस टाइम को अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। इससे हमें अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है और हम बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। चैप्टर 1 में ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली राज टाइम मैनेजमेंट में नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट में है। अगर हम अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करें तो हम अपने गोल्स को ज़्यादा इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। यह अप्रोच हमें न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेटर रिजल्ट्स ला सकती है। द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। 1. तैयारी। सबसे पहला स्टेज है तैयारी। ये स्टेज वह है जब आप एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट या आइडिया के बारे में रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और अपने दिमाग में एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। ये स्टेज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बिना प्रिपरेशन के आप आगे क्रिएटिवली ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक लिख रहे हो तो पहले आपको उस टॉपिक पे रिसर्च करनी होगी, जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज कलेक्ट करनी होगी ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। सेकेंड, इंक्यूबेशन। दूसरी स्टेज है इंक्यूबेशन और ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर होता यह है कि आप कॉन्शियसली अपने आइडिया या प्रोजेक्ट के बारे में एक्टिवली नहीं सोचते। इंक्यूबेशन का मतलब ये नहीं है कि आप काम बंद कर देते हैं, बल्कि आप उस स्पेसिफिक आइडिया पे एक्टिवली काम करना स्टॉप कर देते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे आइडिया नहाते वक्त आया या मैं वॉक कर रहा था और अचानक आइडिया आया। ये सब इंक्यूबेशन फेज का रिजल्ट होता है। 3. इल्यूमिनेशन। तीसरा स्टेज है इल्यूमिनेशन और ये सबसे एक्साइटिंग होता है। ये वो फेज होता है जब आपके दिमाग में अचानक से एक ब्रिलियंट आइडिया क्लिक करता है। जैसे जैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, इल्यूमिनेशन का मोमेंट जल्दी या लेट ज़रूर आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आइडिया परफेक्ट नहीं बन पा रहा।
अचानक से एक दिन आपको वो मिसिंग पीस समझ आता है और प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दिस इज इल्यूमिनेशन। चौथा, वेरिफिकेशन। अंतिम चरण है वेरिफिकेशन। अब जब आपके पास आइडिया आ गया तो अब आपको उस आइडिया को टेस्ट करना होता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करेगा? आपको अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना होता है और देखना है कि क्या आपने जो सोचा था वो काम करता है या नहीं। इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग काम आती है। ये एक एवैल्यूएशन का प्रोसेस है। क्रिएटिविटी के पहले 3 स्टेजेस आपको आइडिया तक लेके आते हैं, लेकिन ये स्टेज आपको उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का चांस देती है। आपका आइडिया कितना इनोवेटिव है ये तभी पता चलेगा जब आप उसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट करेंगे। जैसे एक साइंटिस्ट को अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने आइडिया को प्रैक्टिकली टेस्ट करना होता है। द 7 स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। 1. क्लैरिटी। इस स्टेज का मतलब है जब हम बिल्कुल क्लियर होते हैं अपने काम के गोल के बारे में। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्रिएटिव प्रोसेस में। अगर हम क्लियर नहीं होंगे अपने आइडियाज और गोल्स के बारे में तो हम आगे काम सही से नहीं कर पाएंगे। 2. फोकस। क्लैरिटी के बाद आती है फोकस का स्टेट। इस स्टेज में हम पूरी तरह से अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाना जरूरी है। यह स्टेज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। 3. एनर्जी। फोकस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यह स्टेट तब आती है जब आप अपने क्रिएटिव काम के लिए फिजिकली और मेंटली एनर्जाइज्ड फील करते हो। अगर आप टायर्ड हो या स्ट्रेस्ड हो तो एनर्जी नहीं होगी और काम भी सही से नहीं होगा। इसलिए अपनी एनर्जी को मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो इंश्योर करो कि आपने अच्छी स्लीप ली हो, हेल्थी डाइट ले रहे हो और रेगुलर ब्रेक्स ले रहे हो ताकि आपका एनर्जी लेवल हाई रहे। 4. क्रिएटिव फ्लो। इस स्टेट को फ्लो स्टेट भी कहते हैं। जब आप किसी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और आपका काम एफर्टलेसली होता जाता है, तब आप फ्लो स्टेट में होते हो। ये एक आइडियल स्टेट होती है फॉर एनी क्रिएटिव वर्क। 5th स्ट्रक्चर। ये स्टेज आपके काम को ऑर्गेनाइज करने के बारे में होती है। क्रिएटिव काम में थोड़ा स्ट्रक्चर और प्लानिंग भी जरूरी होता है। विदाउट स्ट्रक्चर आइडियाज स्कैटर्ड रह जाते हैं और एग्जीक्यूशन मुश्किल हो जाता है। 6th रिदम। हर काम का एक रिदम होता है। जब आपको अपने काम का रिदम मिल जाता है तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल और भी बढ़ जाता है। ये स्टेज तब आती है जब आप अपने काम को एक नेचुरल फ्लो में करते हो विदाउट फीलिंग टू स्ट्रेस्ड और हरीड। 7. रिकवरी। ये फाइनल स्टेट होती है जिसमें आप अपने काम के बाद रिलैक्सेशन और रिकवरी की तरफ जाते हो। रिकवरी जरूरी होती है ताकि आप अपनी एनर्जी और क्रिएटिव फोकस को दोबारा से बिल्ड कर सको। अगर आप कंटिन्यूअस काम करते जाओगे बिना रेस्ट लिए तो बर्नआउट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो थोड़ा रेस्ट लेना और रिकवर करना जरूरी है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। क्रिएटिंग इज chaos। जब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ज्यादातर लोग एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं। फिक्स्ड स्केड्यूल्स, डेडलाइंस और गोल्स सेट होते हैं ताकि हम प्रोडक्टिव बन सकें। लेकिन जब बात आती है क्रिएटिव वर्क की तो ये अप्रोच काम नहीं आता। क्रिएटिविटी का chaos। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस कभी भी लाइनियर नहीं होता। मतलब आप एक सीधी रेखा में शुरुआत से अंत तक नहीं पहुंच सकते। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं। इसको ऑथर क्रिएटिव कॉज कहते हैं। जब तक हम इस chaos को एक्सेप्ट नहीं करते हम अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाते। अगर आप एक पेंटिंग बनाने बैठते हैं तो शुरू में आप एक आइडिया लेकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका आर्ट इवॉल्व होता रहता है। कभी कभी तो फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल अलग ही होता है जो आपने इनिशियली सोचा था। द इम्पोर्टेंस ऑफ इटरेशन। क्योटिक नेचर के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो ऑथर डिस्कस करते हैं वह है इटरेशन। क्रिएटिविटी एक ही बार में परफेक्ट नहीं होती। हर बार आप अपने आइडियाज को मॉडिफाई करते हो, रिफाइन करते हो और इस तरह आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बेटर बनाते हो। वर्क इन फेजेस, नॉट इन स्ट्रेट लाइंस।
हमें अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को फेजेस में डिवाइड करना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग इन वन गो। जब आप एक फेज कंप्लीट करते हो उसके बाद अपने काम को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो। इस तरह का अप्रोच आपको कैओटिक प्रोसेस में भी एक स्ट्रक्चर दे सकता है। अगर आप एक फिल्म बना रहे हो तो पहले स्क्रिप्ट लिखो, फिर शूट करो, फिर एडिटिंग करो। इन तीनों फेजेस के बीच में टाइम लो और हर फेज के एंड में अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करो। एनर्जी एंड क्रिएटिविटी का रिलेशन। आखिर में ऑथर एनर्जी और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी महसूस करते हो तब आपके क्रिएटिव आइडियाज ज़्यादा फ्लो करते हैं। इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट भी क्रिएटिव प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप मानसिक रूप से थक गए हो तो क्रिएटिव ब्रेक थ्रू आना मुश्किल होता है। इसलिए माइंड मैनेजमेंट का फोकस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने और उसको क्रिएटिवली यूटिलाइज करने पर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।